नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था। हमने अभी तक ये देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है। हमने अभी तक ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसकी मदद से ग्रोथ अचीव करने की कोशिश की जाती है, ग्रोथ इनटू द इकोनॉमी। और वो कैसे अचीव की जाएगी? बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, by maintaining price stability। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तभी उस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल रह जाएगा तब उसके कारण इकोनॉमी में ग्रोथ थम जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाएगी तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो नेबरिंग कंट्री थे पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे इन्फ्लेशन हद से ज्यादा है, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी हालत है वहां। इसके कारण इन देशों में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इन देशों की ग्रोथ भी रुक गई है। इनफैक्ट ये देश अभी इकोनॉमिक क्राइसिस में है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं का कहना है कि ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक रीजन है फेलियर ऑफ देयर सेंट्रल बैंक, फेलियर ऑफ देयर सेंट्रल बैंक। मतलब जैसे हमारे देश में आरबीआई है, उसी तरीके से उनके देश में उनकी आरबीआई है, मतलब उनके सेंट्रल बैंक है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है, इसका काम होता है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना, कंट्रोल रखना, काबू में रखना। अब ये काम कैसे होगा? ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मतलब ये कहा गया है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज है, इनके सेंट्रल बैंक ने इनकी मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से नहीं इंप्लीमेंट की। इसके कारण इन देशों के अंदर क्या है, आज इकोनॉमी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जबकि इसी समय में इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की गई, आरबीआई की सराहना की गई। इनफैक्ट आरबीआई के जो गवर्नर है उनको अलग अलग मौकों पे इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स तक मिले हैं एज अ बेस्ट गवर्नर, क्योंकि कोविड के समय में उन्होंने जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, सो इंडिया में हमको ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखी इकोनॉमिक के। जो भी थे वो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए थे, लेकिन हमने रिकवर भी कर लिए उस इंपैक्ट से। तो यहां से हमको मॉनेटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में। सो मॉनेटरी पॉलिसी को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी का ये प्रियम्बल देखा था। प्रियम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखा है ग्रोथ, और कैसे होगा, प्राइस स्टेबिलिटी के द्वारा। फिर हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स, प्राइस स्टेबिलिटी करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलाईजेशन, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी हमने। दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इट्स चीप मनी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करेंगे? जब मार्केट में रिसेशन है, मतलब मंदी जैसा माहौल है, जब डिमांड काफी लो होती है, मार्केट में डिमांड काफी लो होती है, उस सिचुएशन को कहते हैं रिसेशन। उस समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। इसके अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। जब मार्केट में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होती है तब डियर मनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके तहत मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाएगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। इस तरीके से डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके अलावा हमने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क देखा था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब इसके अंदर हमको इन्फ्लेशन टारगेट मिलता है। आरबीआई इंडिया में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी, तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के सामने कुछ टारगेट होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो है 4%। इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? इट्स 4% ऑफ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये 4%, और उसका टॉलरेंस है 2% का, मतलब 4% प्लस माइनस 2%, यानी 4 माइनस 4 माइनस 2 2 2 4 प्लस 2 6, 2 to 6% ऑफ सीपीआई
आरबीआई को इंडिया में जो भी इन्फ्लेशन है इसी बैंड के बीच में मेंटेन करना है, ना 2% से कम जाने देना है, ना 6% से ज्यादा जाने देना है। अगर मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन 2% से कम जा रहा है और 6% से ज्यादा जा रहा है, तब वहां पे फेलियर की सिचुएशन आ सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फेलियर कब माना जाएगा? जब कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ, तो कंसेक्यूटिव बैक टू बैक लगातार 3 क्वार्टर्स में अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे या फिर 6% से ज्यादा होगा, तभी ये माना जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई है। इसको माना जाएगा फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट। इसके अलावा हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना किसका काम है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान सेक्शन 45 ZB के तहत बनाई गई है। इसके अंदर कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स आरबीआई से आएंगे तो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे। इस तरीके से 6 मेंबर्स आएंगे। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन बनाता है? तो इनको बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। कब बनाया गया है? तो पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 2016 में। इन 2016 पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। इसके टोटल 6 मेंबर्स है। मैंने आपको ये 6 मेंबर्स के नाम दिए थे। ऊपर के 3 मेंबर्स आरबीआई से आते हैं, तो नीचे के 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे। जो आरबीआई से मेंबर्स आएंगे उसमें गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड 1 नॉमिनेटेड मेंबर बाय सेंट्रल बोर्ड। इस तरीके से 3 लोग आएंगे। जो गवर्नर आएंगे वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है। इसके अलावा 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर्स आएंगे। ये तीनों के तीनों मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी आप। तो अभी के लिए ये 3 मेंबर्स, इनके नाम आपके स्क्रीन के साथ ऊपर है। प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंता, डॉक्टर शशांक भिड़े, इस तरीके से इसके कुछ मेंबर्स। ये जो 3 नीचे के मेंबर्स है ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इनका टर्म कितना है? 4 ईयर। जबकि ये ऊपर के आरबीआई के 3 मेंबर्स हैं, तो आरबीआई के गवर्नर्स का टर्म 3 इयर्स तक होता है ना। गवर्नर की टर्म 3 इयर्स, डिप्टी गवर्नर की टर्म 3 इयर्स। तो ये उतने समय के लिए यहाँ पर रहेंगे। जब गवर्नर को रीअपॉइंट किया जाएगा, मतलब उनका सेकंड टर्म चालू होगा, तब ऑटोमेटिकली वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी एक्सटेंड किया जाएगा उनका। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो कोरम होता है वो कितना होना चाहिए? 4 मेंबर्स का। 6 में से कम 4 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग हो सकती है। जो भी मीटिंग के अंदर डिसीजन होगा वो मेजोरिटी से होगा, मेजोरिटी डिसीजन होगा। दैट मीन्स हर मेंबर के पास एक सिंगल वोट है। अब 6 मेंबर्स है तो 3-3 वोट पड़ सकते हैं ना किसी न किसी मुद्दे पे, तो डिवाइडेड वहां पे रिजल्ट आ सकता है। तो इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए जो गवर्नर है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन, उनको एक कास्टिंग वोट यानी सेकंड वोट मिलता है। अब गवर्नर अपने इस कास्टिंग वोट का यूज करते हुए ये इक्वालिटी को ब्रेक करके कहीं ना कहीं पे तो भी मेजोरिटी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके कारण क्या हो जाएगा? वहां पे डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? इट डिटरमाइन पॉलिसी रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कब होती है? तो वो बाय मंथली होती है। बाय मंथली मीटिंग होती है, मतलब 2 महीने में एक बार। जो लास्ट मीटिंग हुई थी अक्टूबर फर्स्ट वीक में हुई थी। अब अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मीटिंग होगी। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की जो मीटिंग होगी वो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब साल में कम से कम 4 बार मिलनी चाहिए। लेकिन हम 4 से ज्यादा बार मिल रहे हैं क्योंकि वो कम से कम लिमिट है। 4 बार मिलना ऐसा नहीं है, कम से कम 4 बार मिलना है। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्वार्टरली एक मीटिंग करना कंपलसरी है, लेकिन हम बाय मंथली मीटिंग करते हैं। सो दैट्स हाउ हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर मिलके एक पॉलिसी को बनाएंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पॉलिसी को बनाएगी, मतलब ये पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? वो है आरबीआई का। फिर हमने समझा था कि आरबीआई के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना मतलब प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब वो प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाएगी? बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। ये देखा जाएगा कि मार्केट में कैसी अवस्था है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है,
तो मनी सप्लाई को निकाल के इन्फ्लेशन को काउंट किया जाएगा। अगर मार्केट में रिसेशन, मंदी है, ये माना जाएगा कि मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई को बढ़ा के हम मंदी की अवस्था से बाहर निकल सकते हैं उस समय में। सो दैट्स हाउ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स है वो सारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। हमने देखा कि दो तरीके के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स हैं जो जनरली अप्लाई होते हैं। जो कैसे अप्लाई होते हैं? जनरली दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन, बिटवीन पार्टीज, बिटवीन सेक्टर्स, वो डिफरेंशिएट नहीं करते। जैसे रेपो रेट, अगर रेपो रेट को कम ज्यादा किया जाएगा तो पूरे इंडिया में रेपो रेट कम ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं। रेपो रेट एक जैसा सबके लिए चेंज होगा। सीआरआर, एसएलआर के रेट्स एक जैसे सबके लिए चेंज होगी। तो वो कौन से टूल्स है? क्वांटिटेटिव, वो सिलेक्टिवली नहीं, वो जनरली अप्लाई किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर जो भी मनी सप्लाई है वो टोटल मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, उसको कंट्रोल किया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव के अंदर सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में चेंज करना है, पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मनी सप्लाई को चेंज करना है, तो क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज किया जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में इनको डिटेल में समझा। फिर हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स को पढ़ना शुरू किया था। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी, पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, तो वो था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी मींस कैश। बेसिक इसका मीनिंग क्या होता है? कैश। या फिर आप गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी लिक्विडिटी कह सकते हो। दे आर नोन एज हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट, HQLA। ये तीनों चीजें क्या है? हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मैं बस बैंक की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारी ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर उन इंडस्ट्री के अंदर लिक्विडिटी ना हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो लिक्विडिटी है ये डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल बन जाते हैं। अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो बैंक में डेली डिपॉजिट्स आते हैं और डेली विड्रॉवल भी होते हैं। जब लोग विड्रॉवल करने आएंगे तब लोगों को कैश चाहिए। दे विल डिमांड कैश फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक के पास ये कैश नहीं होगी तो ये जो विड्रॉ करने वाले लोग हैं निराश होकर खाली आ जाए। इस अवस्था को कहते हैं बैंक रन सिचुएशन। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बैंक रन सिचुएशन। जब बैंक में कैश, लिक्विडिटी नहीं है और लिक्विडिटी ना होने के कारण लोगों को विड्रॉवल देना मुश्किल हो रहा है, तो वो सिचुएशन है बैंक रन सिचुएशन। अगर बैंक रन सिचुएशन ज्यादा समय के लिए बैंक में रुक जाए, मतलब अगर ये कि बैंक में कैश नहीं है, अगर मान लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते वैसे ही चले गए, महीना चला गया वैसे ही, तब ये जो बैंक रन सिचुएशन है बैंकरप्सी में कन्वर्ट हो जाएगी। बैंकरप्सी मतलब बैंक डूब गए। तो यहाँ पे बैंक डूबने की संभावना है, इसीलिए बैंक के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई ने उठाई, क्योंकि आरबीआई इज अ रेगुलेटर, आरबीआई इज अ बैंकर टू द बैंक, आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सो आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का जिम्मा उठाया। यहाँ पे आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते मतलब जब जरूरत है तब बढ़ाएंगे, जब जरूरत है तब घटाएंगे। अच्छा, लिक्विडिटी अगर ज्यादा हो जाए उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए तो बैंक के पास कैश ज्यादा होने से बैंक वहां पे सस्ते दाम में, लोअर इंटरेस्ट रेट में लोगों को कर्जा देना स्टार्ट करेंगे। अब कभी कभी ज्यादा कर्जा देने से मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बढ़ेगी। इसलिए जब बैंक में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करना भी जरूरी हो जाता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को भी निकाला जाए। जब बैंक, आरबीआई के द्वारा बैंक में लिक्विडिटी सप्लाई की जाएगी तो उसको कहेंगे लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। जब आरबीआई के द्वारा बैंक से लिक्विडिटी निकाली जाएगी तो उसको कहेंगे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दो चीजें याद रखें। तो लिक्विडिटी को इंजेक्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, इस तरीके से। अब इसके अंदर जो एसडीएफ है वो एमएसएफ है, वो एलएएफ कॉरिडोर के अंदर अपर और लोअर बेंचमार्क सेट करते हैं।
अब एलएफ कॉरिडोर क्या है कि एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब यहाँ से बैंक यहाँ से आरबीआई बैंकों को कर्जे देगी और बैंकों से कर्जे लेगी भी, तो कर्जा देने और लेने में इंटरेस्ट रेट का सहारा लिया जाएगा ना। सो जब भी आरबीआई बैंकों को कर्जे देगी तब वहां पे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, तो वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा, तो वो एमएसएफ, तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज एट द अपर बेंचमार्क ऑफ एलएफ कॉरिडोर एंड एट द लोअर बेंचमार्क कौन है, एसडीएल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके बीच में क्या है आपका एलएएफ कॉरिडोर, मतलब एलएएफ के अंदर जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो एमएसएफ का है और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट किसका है, एसडीएफ का। तो इस तरीके से एलएएफ कॉरिडोर बनता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसकी मदद से आरबीआई बैंकों को कर्जे देती है। अब यहाँ पे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे इसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। व्हाट इज दिस रेपो रेट? रेपो को फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, ये होता है रेपो। अब रीपर्चेस ऑब्लिगेशन मतलब क्या? रेपो के ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के कर्जे लेती है, शॉर्ट टर्म लोन। अब ये शॉर्ट टर्म लोन क्यों लिया जा रहा है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। बैंक के अंदर अगर लिक्विडिटी कम पड़ जाए तब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से कर्जा लेंगे। अब उस कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो है रेपो रेट। ये रेपो रेट ही पॉलिसी रेट होता है, इसको क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट को देखा जाता है, रेपो रेट को डिसाइड किया जाता है, रेपो रेट के आधार पर बाकी के रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। So repo rate is an interest rate at which Reserve Bank provide liquidity under liquidity adjustment facility to LF participants, मतलब जैसे बैंक, LF participant कौन होते हैं, बैंक, गवर्नमेंट, ठीक है, इनको यहाँ पे कर्जा दिया जाएगा अगेंस्ट कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, and this is RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे उनके पास कैश नहीं है, सो दे वांट कैश। अब आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत एसबीआई को कैश देने का एसबीआई को कैश देने के लिए एक सुविधा बनाई है, सो एसबीआई उस सुविधा का यूज करेगा। तो इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल आस्क फॉर लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, तो शॉर्ट टर्म लोन की डिमांड करेंगे। अब यहां पे जो रेपो रेट है वो ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट होता है। ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए, 1 डे इंटरेस्ट रेट होता है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से एक दिन के लिए कर्जा लेंगे तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट देंगी तो वो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट। अभी के लिए रेपो रेट है 6.5%, 6.5% का रेपो रेट है हमारे पास। तो ये 6.5% का जो रेपो रेट है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को देगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन इतने आसान नहीं होते, ये ट्रांजैक्शन कोलैटरल बेस्ड होते हैं, कोलैटरल बेस्ड। अब यहाँ पे कोलैटरल मतलब किसी ना किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी प्लेज करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि हम जब बैंक में कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले हमसे सिक्योरिटी मांगते हैं, मतलब कोलैटरल। वो कहते हैं कि तुमको किसी न किसी चीज को गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वालों को भरोसा नहीं है कि हम लोग जो पैसे लेके जा रहे हैं वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको सिक्योर ट्रांजैक्शन माना जाता है कि वहां पे नुकसान होने की संभावना कम से कम है, तो वो सिक्योर ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब आरबीआई से कर्जा लेंगी तो आरबीआई विल आल्सो डिमांड सिक्योरिटी, कोलैटरल मांगेंगी। अब यहाँ पे जो कोलैटरल यूज होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे यूज होता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जीसेक,
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज होती है उनको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स। उनको क्या कहा जाएगा? ट्रेजरी बिल्स। अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा समझाता हूं, बट अभी के लिए इतना समझो कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। ये क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट पीरियड बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे लेस देन 1 ईयर के कर्जे लेने के लिए ट्रेजरी बिल का सहारा लिया जाता है। 3 तरीके की ट्रेजरी बिल्स होती है गाइस। ट्रेजरी बिल 3 तरीके की होती है। एक 91 डे मैच्योरिटी, फिर अगर आपका 182 डेज मैच्योरिटी, फिर अगर आपका 364 डेज मैच्योरिटी। 3 तरीके के आपके ट्रेजरी बिल्स आते हैं। अब 364 डेज मतलब लेस देन 1 ईयर हो गया ना, 365 दिन का 1 साल होता है आपका, तो 364 डेज मतलब लेस देन 1 ईयर। तो ट्रेजरी बिल के सहारे से हम शॉर्ट टर्म के कर्जे परचेस कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड क्या है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। बॉन्ड सी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा शेयर होता है, उसी तरीके से एक बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड का यूज होता है कर्जा लेने के लिए, टू बोरो मनी, टू बोरो मनी। सो जब मार्केट में बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कर्जा ले रहा है। मान लो मैं XYZ पर्सन, मुझे कर्जे की जरूरत है, 10 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, तो मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा। जैसे स्टैम्प पेपर होता है ना, उसी तरीके से एक बॉन्ड पेपर बनेगा, उसके ऊपर मैं XYZ ABC पर्सन से 10 लाख रुपए कर्जा ले रहा हूं, 10% इंटरेस्ट के साथ 10 साल के लिए। इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई। मतलब एक कागज के ऊपर, सरकारी कागज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होगी। कर्जा लेने वाले का नाम होगा, कर्जा देने वाले का नाम होगा, कितने समय के लिए कर्जा दिया जा रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पे कर्जा दिया जा रहा है, ये सारी डिटेल वहां पे मौजूद होगी। उस तरीके के पेपर को हम कहेंगे बॉन्ड। अब ये XYZ पर्सन, इसने ये बॉन्ड बेचा ABC पर्सन को, तो ABC पर्सन इस बॉन्ड को खरीदेगा। मतलब इस बॉन्ड के ऊपर अगर 10 लाख रुपए लिखा है तो ABC पर्सन XYZ पर्सन को 10 लाख रुपीस देगा। अब इस बॉन्ड के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट भी लिखा होगा, तो XYZ पर्सन ABC पर्सन को मैच्योरिटी पीरियड के बाद पूरे 10 लाख रुपए मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करेगा। इस तरीके से ABC पर्सन को इंटरेस्ट कमा के फायदा हो जाएगा। तो ये होता है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन बॉन्ड्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरीके के बॉन्ड्स आएंगे। ट्रेजरी बिल जो रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर यूज होंगे, वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं इनको। तो ट्रेजरी बिल्स RBI पब्लिश करता है सरकार के लिए। यहां पे जो रेपो ट्रांजैक्शन है, इन रेपो ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेजरी बिल का ही सहारा लिया जाएगा। सो बैक टू द अवर एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पे कर्जा लेने की कोशिश करेगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड ट्रेजरी बिल। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI को एक ट्रेजरी बिल प्रोवाइड करेंगे। अब इस ट्रेजरी बिल, मान लो ट्रेजरी बिल के ऊपर मैच्योरिटी पीरियड है 91 डेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल। सो विद इन 91 डेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेंगे, और जैसे वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करेंगे, वैसे RBI ये जो ट्रेजरी बिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था ना, वापस कर देंगे। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो ट्रेजरी बिल पहली बार दिया था RBI को, वो वापस खरीद लिया, रीपरचेस कर लिया। क्या कर लिया? रीपरचेस। सो इट्स ऑब्लिगेशन, मतलब ये रीपरचेस करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ऑब्लिगेशन है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI को एक ट्रेजरी बिल, टी बिल ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ कर्जा लिया जा रहा है, तो मैच्योरिटी पीरियड के पहले, मैच्योरिटी पीरियड तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल रीपरचेज दैट ट्रेजरी बिल फ्रॉम RBI। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए इन ट्रांजैक्शन को रेपो ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो रेपो ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट।
मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाएगा। आरबीआई विल इंजेक्ट लिक्विडिटी थ्रू रेपो ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक, कोई भी बैंक आरबीआई को देंगे तो वो इंटरेस्ट रेट होगा रेपो रेट, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया जाता है। इस तरीके से रेपो ट्रांजैक्शन होते हैं। अंडरस्टूड? सो एवरी रेपो ट्रांजैक्शन इज अ कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन। अगर किसी भी बैंक के पास ये गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब ट्रेजरी बिल्स नहीं होंगे, तब वो बैंक रेपो रेट से बैंक से आरबीआई से कर्जे नहीं ले सकती, बिकॉज दे डोंट हैव कोलैटरल। तो बिना कोलैटरल का कर्जा नहीं दिया जा सकता है, और यहाँ पे जो कोलैटरल है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रेजरी बिल्स ही यूज कर सकते हैं। अब ये जो रेपो रेट है, आरबीआई ने अभी जो 6.5% का रेपो रेट बोला है अक्टूबर 2023 में, तो वो ओवरनाइट रेपो रेट है। वो कैसा है? ओवरनाइट रेपो रेट, मतलब वन डे, एक दिन के लिए अगर कोई भी बैंक आरबीआई से कर्जा लेगी तो एक दिन के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा तो वो होगा रेपो रेट। अगर किसी भी बैंक को एक दिन से ज्यादा के लिए कर्जा चाहिए तो क्या रेपो रेट से मिल सकता है? तो रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर अप टू 28 डेज कोई भी बैंक कर्जा ले सकती है। तो 28 दिन तक के कर्जे यहाँ पे लिए जाते हैं। ज्यादातर कर्जे 14 डेज के लिए लिए जाते हैं। तो 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, एक दिन, इस तरीके से कर्जे लिए जाते हैं। अब इस रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर एक दिन से ज्यादा के लिए अगर कर्जा लेना है तो उसके लिए टर्म रेपो यूज किया जाता है। टर्म रेपो, व्हाट इज दिस टर्म रेपो? अगर एक दिन से ज्यादा कर्जा चाहिए किसी भी बैंक को लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो कर्जा टर्म रेपो पे मिलेगा। अब टर्म रेपो क्या होता है? टर्म रेपो जनरली रेपो रेट से ज्यादा होता है। अब ये कितना ज्यादा होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल रहता है, इट्स वेरिएबल। टर्म रेपो कैसे होता है? वेरिएबल, मतलब ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये जो रेपो ट्रांजैक्शन है ये आरबीआई की विलिंग, आरबीआई की इच्छा अनुसार होते हैं। यहाँ पे मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे कि आई हैव 10,000 करोड़ रुपए है मेरे पास। अब मैं 10,000 करोड़ रुपए रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू बैंक को देने की इच्छा रखता हूँ, ये आरबीआई ने डिक्लेयर किया। तो 10,000 करोड़ रुपए लेने के लिए पूरी इंडिया से बैंक सामने आएंगी। अब जो सारी इंडिया के अंदर बैंक्स की रिक्वायरमेंट है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा ही होगी। जब 10,000 करोड़ से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है और 10,000 करोड़ रुपए ही सामने से मिल रहे हैं, मतलब सब लोगों को वहां पे पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जब सब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वहां पे एक तरीके से ऑक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बोली लगेगी कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे कि भाई साहब मुझे ज्यादा जरूरत है, एक काम करो 6.5% का इंटरेस्ट है, मैं 7% देने के लिए रेडी हूँ। फिर एचडीएफसी बोलेंगे कि नहीं मैं 8% दूंगा, आईसीआईसीआई बोलेंगे कि नहीं मैं 9% दूंगा। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब प्रैक्टिकली इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। अगर 6.5% से है ना तो टर्म रेपो आपका जो है ना 6.7, 6.6, 6.65 इतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये 0.1% में भी काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने बस आपको समझाने के लिए बड़े नंबर्स यूज किए। सो दैट्स हाउ टर्म रेपो यूज किए जाएंगे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्शन। अगर आरबीआई से आपको एक दिन से ज्यादा के लिए मनी सप्लाई चाहिए, कर्जे चाहिए, तब आप जो रेपो यूज करोगे वो टर्म रेपो यूज करोगे। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ रेपो ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। तो याद रखना गाइस, रेपो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना। और ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है? कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन है। अगर बैंक के पास कोलैटरल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। अब रेपो रेट के अंदर कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। जितने ट्रेजरी बिल हैं आप उतने उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो? कर्जे ले सकते हो। तो दिस इज योर रेपो रेट ट्रांजैक्शन। सो रेपो रेट ट्रांजैक्शंस are those transactions used to inject liquidity into the banks from RBI। और इस इंजेक्शन के लिए मतलब यहाँ पे बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेंगे, उस कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा तो वो होगा रेपो रेट। आरबीआई जो रेपो रेट पब्लिश करती है वो ओवरनाइट रेपो रेट होता है, मतलब एक दिन का। अगर एक दिन से ज्यादा चाहिए तो वो टर्म रेपो पे आपको कर्जा लेना पड़ेगा।
तो ये होते हैं रेपो ट्रांजैक्शंस। अब बढ़ते हैं आगे रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस की। नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन? जैसे रेपो ट्रांजैक्शंस बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उसी तरीके से रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन बैंक से लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बनाए गए। मान लो बैंक में अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण बैंक्स वहां पे क्या कर सकती है, सस्ते रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को कर्जे दे सकती है। इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जनरेट हो सकती है। अगर इस सिचुएशन को प्रिवेंट करना है सो आरबीआई क्या करेगी, बैंक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब, उसको अपने पास खींचने की कोशिश करेगी, उसको कहेंगे हम लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। सो रिवर्स रेपो रेट ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे बैंक्स। मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से कर्जे लेंगे। एब्जॉर्ब करना मतलब कैसे ऑब्जॉर्ब किया जाएगा, कर्जे लेंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस लिक्विडिटी को अपने पास खींचने की कोशिश करेगी। तो सिंपल, बैंक को कहा जाएगा कि तुम, मतलब आरबीआई बैंक को क्या कहेगी कि तुम हमको कर्ज दो। उस कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड करेंगी वो इंटरेस्ट रेट होगा रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेपो रेट से उल्टा हो रहा है। रेपो रेट के अंदर लिक्विडिटी है वो आरबीआई टू बैंक फ्लो हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक टू आरबीआई फ्लो हो रहा है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बैंक टू आरबीआई फ्लो हो रही है और इंटरेस्ट रेट आरबीआई टू बैंक फ्लो हो रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट ट्रांजैक्शन भी एलएएफ फैसिलिटी के अंदर आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी एडजस्ट की जा रही है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रिवर्स रेपो के ट्रांजैक्शंस वो भी कैसे हैं, कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन, कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शंस। मतलब यहां पे भी ट्रेजरी बिल्स का ही यूज किया जाएगा। ट्रेजरी बिल्स का ही सहारा लिया जाएगा। यहाँ पे आरबीआई बैंकों को ट्रेजरी बिल देंगे, बदले में बैंक्स आरबीआई को कर्जे देंगे और आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। इस तरीके से ये रिवर्स रेपो के ट्रांजैक्शन। तो गाइस याद रखना, रिवर्स रेपो के ट्रांजैक्शन मतलब लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आएंगे और यहाँ पे कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन। अगर आरबीआई के पास ट्रेजरी बिल्स नहीं है तब आरबीआई रिवर्स रेपो के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। अंडरस्टूड? इस बात को समझो। तो रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए और लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए बनाए गए ट्रांजैक्शन से। दोनों ट्रांजैक्शंस के अंदर कोलैटरल यूज करना कंपलसरी है और जो कोलैटरल है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से यूज किया जाएगा जिसको आप ट्रेजरी बिल कहते हो। दोनों ट्रांजैक्शन, ये जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है, दोनों ओवरनाइट रेट्स है। दोनों कैसे हैं? ओवरनाइट, एक दिन के लिए। लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा के लिए करना चाहिए तो टर्म रेपो, टर्म रिवर्स रेपो, इनको यूज किया जाएगा। और ये रेट्स कैसे होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। ये रेट्स कैसे होते हैं? ये फिक्स नहीं होते, ये वेरिएबल। ये रेपो और रिवर्स रेपो से ज्यादा होते हैं, तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे वहां पे। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ आपके रिवर्स रेपो के ट्रांजैक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। रिवर्स रेपो के अलावा और एक है बैंक रेट। बैंक रेट मतलब यहां पे बैंक लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करती है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। रेपो और रिवर्स रेपो इज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जबकि बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी to buy or rediscount bill of exchange or other commercial papers। अब ये bill of exchange क्या होता है ये मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। बैंक rates act as a penal rate to charge on banks for shortfall meeting of their reserve requirements। अब ये penal rate की तरह भी काम करता है। बैंक रेट कैसे काम करता है? penal rate। penal rate मतलब एक तरीके से पेनल्टी है। बैंक रेट मतलब क्या है? एक तरीके से पेनल्टी रेट होता है।
ये हायर इंटरेस्ट रेट होता है। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसको पहले समझते हैं, फिर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा कि ये क्या रेट है। सो एक तरीके से इंटरेस्ट रेट है, बैंक रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। पहले समझो तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आप दुकान में जाते हो, तो दुकान में जाने के बाद आप किस प्रोडक्ट को खरीदते हो, जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो सामने से जो दुकानदार है वो आपको एक बिल इशू करते हैं, वो बिल दुकानदार ने साइन किया होता है। अब इस बिल के ऊपर आप दुकानदार को जो अमाउंट है वो पे करोगे, इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन होगी। तो दुकानदार जो तो बिल इशू कर रहे हैं ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब व्यापार के अंदर कैसे होता है ट्रांजैक्शंस, व्यापार के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो बहुत बार इमीडिएटली सेटल नहीं होते। कि मान लो किसी एक कंपनी से XYZ पर्सन ने कुछ गुड्स खरीद लिए, मान लो एप्पल फोन, एप्पल की कंपनी है, एप्पल की कंपनी से एप्पल के फोन खरीदे गए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और वो किसी शोरूम वाले ने खरीदे थे, प्राइवेट शोरूम वाले ने, तो वहां पे इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो कुछ समय बाद होगी, मान लो 1 महीने बाद ट्रांजैक्शन हो रही। लेकिन जिस समय में सामान की डिलीवरी की जा रही है उसी समय में बिल इशू किया जाएगा। अब वो बिल इशू जो किया जाएगा वो दोनों साइड में होगा, वो एप्पल कंपनी के पास भी होगा और वो दुकानदार के पास भी होगा जिसने वो सामान को खरीदा है। मान लो कि 10 दिन बाद एप्पल कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी। अब बिजनेस के अंदर ऐसे नहीं होता है कि अगर ये कहा गया कि 1 महीने के बाद मैं पैसे दूंगा तो 1 महीने के बाद ही सामने वाली पार्टी, काउंटर पार्टी मेरे से पैसे मांगने के लिए आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, क्योंकि भरोसे वाला बिजनेस है। अब यहाँ पे जब एप्पल कंपनी को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो दे विल नॉट गो टू द बायर एंड आस्क कि पहले ही पैसा, कि तुम मुझे पहले ही पैसे दे दो। तो उस समय में एप्पल कंपनी जाएगी किसी भी बैंक के अंदर, वो बिल लेके जाएगी, क्योंकि एप्पल कंपनी के पास वो जो बिल है वो एक साइन डॉक्यूमेंट है। उस बिल के ऊपर ये कहा गया है कि जो व्यापारी ने एप्पल फोन खरीदे वो 1 महीने के बाद एप्पल कंपनी को सर्टन अमाउंट वापस करेगा। मान लो 10 लाख रुपए बिल की भुगतान करेगा, तो 1 महीने बाद एप्पल कंपनी के पास 10 लाख रुपए आएंगे, लेकिन एप्पल कंपनी को उतना वेट करने की अभी इच्छा नहीं है, उनको अभी इमीडिएटली पैसे की जरूरत है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो बैंक में जाएंगे, उस बिल को लेके जाएंगे और बैंक में वो बिल दिखाएंगे, बैंक में वो बिल देंगे। तब आरबीआई, तब बैंक क्या करेगी, उस बिल को अपने पास रख लेगी और एप्पल कंपनी को कुछ पैसा दे देगी वहां पे। तो जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है मतलब एप्पल कंपनी उस बिल को एज अ कोलैटरल यूज कर रहे हैं और वहां पे बैंक से कर्जे लिए जा रहे हैं। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा बैंक रेट। वो रेट कौन सा होगा, बैंक रेट। तो इस तरीके से बैंक रेट काम करते हैं। इसको रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। अब रीडिस्काउंटिंग एक अलग प्रोसेस होती है, मैंने आपको ये बस इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में बताया कि किस तरीके से उस बिल के आधार पे एप्पल कंपनी बैंक से कर्जा लेगी और बैंक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी तो वो कौन से होंगे, आपके बैंक रेट होगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज दिए जाते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए भी कर्ज दिए जा सकते हैं यहाँ से। तो दैट्स व्हाई ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर लॉन्ग टर्म के होते हैं। अब यहाँ पर रीडिस्काउंटिंग क्या होता है, इसको भी समझाता हूं। कि मान लो एप्पल कंपनी के पास वो 10 लाख रुपए का बिल है, एप्पल कंपनी वो बिल लेके गई बैंक में और बैंक से कहा कि मुझे कर्जा नहीं चाहिए, एक काम करो ये बिल आप रख लो, मुझे पैसा दे दो। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, रीडिस्काउंट करेगी। 10 लाख रुपए का बिल है ना, मतलब 10 लाख रुपए उस बिल के ऊपर मिलने वाले। सो बैंक एप्पल कंपनी को पूरे 10 लाख रुपए नहीं देगी, तो एप्पल कंपनी को वहां पे रीडिस्काउंट करके पैसा दिया जाएगा। अब ये रीडिस्काउंट कितना किया जाएगा, तो जितना बैंक रेट का इंटरेस्ट, मतलब बैंक रेट में इंटरेस्ट रेट होगा ना, उतने परसेंट में ही रीडिस्काउंट किया जाएगा। मान लो अगर 5% का इंटरेस्ट रेट है तो 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना वहां पे, तो बैंक 5 रुपए कमा रही है। तो यहां पे क्या करेगी, बैंक 5 रुपए रिड्यूस करेगी, तो अब 95 रुपीज हो गए। तो एप्पल कंपनी को 95 रुपीज दिए जाएंगे 100 रुपए के बदले में, और जब बिल वापस आएगा तब बिल 100 रुपए का वापस आएगा ना, तो 5 रुपए बैंक का फायदा हो गया। तो रीडिस्काउंटिंग, ये चीज क्या हो गई, रीडिस्काउंटिंग। तो दिस इज हाउ रीडिस्काउंटिंग इज डन। तो ये जो रीडिस्काउंटिंग होती है ये जिस रेट से होगी, वो डिस्काउंटिंग रेट मतलब बैंक रेट ही होता है। तो बैंक रेट
is a interest rate also and rediscount rate also. अब ये पिनल रेट क्यों है? क्योंकि रेपो रेट से ज्यादा है, क्योंकि ये रेट कैसा है? रेपो रेट से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये पिनल रेट है, ये ज्यादा देना पड़ रहा है ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, so that's why it's a penal rate. So it's charged on the banks for shortfall meeting in their reserve requirements. जो भी बैंक रेट है वो MSF से अलाइन किए गए हैं, that means बैंक रेट and MSF are same. अगर MSF बदलेगा तो बैंक रेट भी बदलेगा, MSF नीचे कम होगा तो बैंक रेट भी कम हो जाएगा। इस तरीके से बैंक रेट और MSF रेट दोनों रेट्स कैसे हैं? एक दूसरे से अलाइन किए गए, लिंक किए गए। सो दिस इज योर बैंक रेट। तो याद रखना दोस्तों, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट पे लॉन्ग टर्म के कर्जे दिए जाएंगे, इसको पिनल रेट भी कहा जाता है क्योंकि रेपो रेट से ज्यादा होता है। यहां पे इस रेट पे ही बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट भी किया जाएगा, और जो भी बैंक रेट है वो MSF से लिंक्ड होते हैं, अलाइन होते हैं। अगर MSF बढ़ेगा तो बैंक रेट भी बढ़ेगा, MSF घटेगा तो बैंक रेट भी घटेगा। इस तरीके से बैंक रेट को ऑफर किया जाता है। बढ़ते आगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। SDF को 2022 में इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर कोविड। अब SDF क्या है और उसकी जरूरत क्या पड़ी थी? हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिवर्स रेपो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब रिवर्स रेपो की जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे ट्रांजैक्शंस है? यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से कर्जे ले रही है, मतलब लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोलैटरल यूज करना है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी हद से ज्यादा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोलैटरल नहीं है, मतलब ट्रेजरी बिल्स नहीं है, तब उस समय में रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस की लिमिटेशंस आ जाएंगे, मतलब रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में सारी लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के नाम से। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? ये भी रिवर्स रेपो की तरह लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए किया गया है। इसका काम क्या है? एब्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी, एब्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो बैंक के अंदर जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जमा हुई है ना, उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज किया जाएगा। इट इज जस्ट लाइक योर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस, लेकिन अंतर है, ठीक है? रिवर्स रेपो के अंदर जैसे लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करेंगे, उसी तरीके से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर भी लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब किया जाएगा। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाई गई 2022 में कोविड के बाद। कोविड के अंदर ये देखा गया था कि लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। लोगों ने बैंक के अंदर सेविंग्स बढ़ा दी थी, कोविड के अंदर खर्चे कम हो रहे थे मार्केट के अंदर, तो इसके कारण बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ते जा रही थी। अब इस लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए बैंक के पास कुछ ना कुछ एक साधन होना चाहिए। कोविड के पहले ज्यादा भयंकर सिचुएशन आई थी डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के समय में हद से ज्यादा लिक्विडिटी, मतलब लोगों ने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया था ना, तो बैंक में काफी कैश सप्लाई हो गया था। अब उस ज्यादा लिक्विडिटी के कारण मार्केट में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होने की संभावना थी आगे जाके, इसलिए उस एक्सेसिव लिक्विडिटी को बैंक से एब्सॉर्ब करना जरूरी था। उस समय में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की जरूरत आ पड़ी थी, लेकिन ये जरूरत 2022 में पूरी हुई। So standing deposit facility is a facility through which RBI is absorbing liquidity from the banks. इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, और ये भी कैसे होता है? ओवरनाइट बेसिस के ऊपर। वैसे SDF का यूज ओवरनाइट बेसिस से ज्यादा के लिए, मतलब एक दिन से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ओवरनाइट बेसिस मतलब एक दिन के लिए यहाँ पे बैंक्स RBI में डिपॉजिट डालेंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे, हायर इंटरेस्ट, रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा। लेकिन SDF का यूज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी किया जा सकता है, अभी के लिए नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी कर सकते हैं। अब SDF मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इज सिंपल। SDF में कोई भी कोलैटरल यूज नहीं होता है, नो कोलैटरल।
नो कोलेट्रल, दैट मीन्स नो ट्रेजरी बिल्स इज यूज्ड। अगर ट्रेजरी बिल्स यूज नहीं किए जाएंगे यहाँ पे, तो आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा एब्जॉर्ब कर सकती है ना। दैट्स हाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हैव मोर एडवांटेजेस ओवर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा आरबीआई के द्वारा बैंकों को, तो वो इंटरेस्ट रेट हायर होगा, और रिवर्स रेपो रेट में कंपेयर टू द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे, लोअर होंगे। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में हायर इंटरेस्ट रेट क्यों है, क्योंकि कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है ना, मतलब अनसिक्योर ट्रांजैक्शन है, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे है, वो ज्यादा है। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर भी लिक्विडिटी को मैनेज किया जाएगा ओवरनाइट ट्रांजैक्शन से ना, इसीलिए इट्स अ पार्ट ऑफ एलएएफ। इनफैक्ट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज अ फ्लोर रेट, मतलब ये सबसे नीचे वाला बेंचमार्क है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट्स अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल की तरह भी यूज किया जाएगा, मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को एब्जॉर्ब करना है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो गई, लेकिन मान लो अगर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करना है, तो यस, आरबीआई कैन यूज एसडीएफ फॉर दैट पर्पस आल्सो, मतलब वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए किया जाएगा। SDF rate is placed at 25 basis point below policy repo rate। अगर आज रेपो रेट 6.5% है, तो SDF मिलेगा आपको 6.25%, 25 बेसिस पॉइंट बिलो पॉलिसी रेट ना, तो पॉलिसी रेट तो 6.5% का है, तो उससे 0.25% कम करना है। 25 बेसिस पॉइंट बिलो मतलब लेस ऑफ 0.25, तो मतलब हमारा एचडीएफ रेट कितना होगा आपका 6.25%। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स। एचडीएफ रेट रिप्लेस द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएफ कॉरिडोर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लोअर बेंचमार्क रेट है एलएफ कॉरिडोर के अंदर। सो दिस इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अलावा और एक चीज है, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। व्हाट इज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? इट इज आल्सो penal rate at which banks can borrow on overnight basis from Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio SLR portfolio up to predefined limit of 2%। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जो रेपो ट्रांजैक्शंस वो किसके लिए काम में आते हैं? रेपो ट्रांजैक्शंस मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। सो अगर किसी बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो आरबीआई के द्वारा इंजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर एक क्राइटेरिया क्या है? दैट रेपो ट्रांजैक्शन आर कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन। अगेन कोलैटरल कम्स इनटू द पिक्चर। तो कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन में मतलब ट्रेजरी बिल यूज करना है बैंक्स को। अगर बैंक्स के पास ट्रेजरी बिल नहीं है तब बैंक्स कहां से कर्ज लेंगे आरबीआई से? रेपो रेट पे तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक अनदर विंडो, एक अनदर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, उस फैसिलिटी को कहा गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो एमएसएफ इज अ फैसिलिटी थ्रू विच बैंक्स कैन अवेल लिक्विडिटी फ्रॉम आरबीआई। मतलब बैंक्स आरबीआई से कर्जे ले सकती है, और उस समय में बैंक आरबीआई को जो इंटरेस्ट देंगे तो वो होगा एमएसएफ रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? एमएसएफ रेट। सो एमएसएफ रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। तो रेपो की तरह ही है ना, लेकिन रेपो और एमएसएफ के अंदर अंतर क्या है कि एमएसएफ के अंदर जो ट्रेजरी बिल्स है वो आप एसएलआर कोटी की ट्रेजरी बिल को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। पहले एक शॉर्ट में एसएलआर को हम आगे जाके पढ़ने वाले, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाता हूँ एसएलआर क्या होता है। एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब एसएलआर के अंदर जो है ना, लिक्विड फॉर्म में, मतलब कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन तीनों फॉर्म में आप पैसा स्टोर करते हो और वो बैंक के अंदर रहता है पैसा।
अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी यूज हो रही है ना, जैसे ट्रेजरी बिल्स। रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी बैंक को ट्रेजरी बिल्स देनी है आरबीआई को, तो क्या रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेजरी बिल्स जो यूज हो रही है वो एसएलआर कोटी की ट्रेजरी बिल हो सकती है? नॉट एट ऑल। रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी ट्रेजरी बिल्स बैंक यूज करेंगे आरबीआई से कर्जा लेने के लिए, वो सारी ट्रेजरी बिल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब दे शुडंट बी अ पार्ट ऑफ एसएलआर। एसएलआर कोटे से नहीं होनी चाहिए। बैंक के पास वो एसएलआर कोटे से एक्स्ट्रा ट्रेजरी बिल्स होगी ना, तो वो एक्स्ट्रा ट्रेजरी बिल के सहारे से रेपो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। लेकिन एमएसएफ के अंदर जो ट्रेजरी बिल्स यूज हो रही है, वो ट्रेजरी बिल्स दे कैन बी पार्ट ऑफ एसएलआर कोटा, मतलब बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो। अंडरस्टूड? सो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है किसी भी बैंक को कि तुम्हारे पास एसएलआर कोटे में जो ट्रेजरी बिल्स आपने सेव करके रखी है, उसी में से किसी एक ट्रेजरी बिल को निकालो, हमको दो और हमसे कर्जा लो, तो जब इस तरीके से कर्जा लिया जाएगा तो वो कर्जा होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू, और वहां पे जो रेट होगा वो होगा एमएसएफ रेट। अब इसको पिनल रेट भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि एसएलआर कोटे के अंदर जो ट्रेजरी बिल रखी है वो भी तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो कानून से उतना कोटा मेंटेन करना कंपलसरी है डेली बेसिस पे। अगर आप उस कोटे में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब वहां से ट्रेजरी बिल निकाल रहे हो, मतलब वहां से उतना अमाउंट कम हो गया ना, वहां पे छेड़छाड़ हो रही है, उसके कारण आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि यू आर डिस्टर्बिंग योर लिक्विडिटी पोर्टफोलियो। सो दैट्स व्हाई एक पेनल्टी लगाई जाती है। वो पेनल्टी होती है रेपो रेट से ज्यादा, मतलब रेपो रेट अगर 6.5% का है तो पेनल्टी रेट लगेगा आपका 25%, 0.25। इसलिए आपका एमएसएफ कितना हो जाएगा? 6.75%। एमएसएफ रेट कितना हो जाएगा? 6.75%। ये रेपो रेट से ज्यादा है ना। रेपो रेट के अंदर भी बैंक आरबीआई से कर्जे ले रही है, एमएसएफ के अंदर भी बैंक आरबीआई से कर्जे ले रही है। रेपो रेट के अंदर भी बैंक कोलैटरल यूज कर रही है, एमएसएफ के अंदर भी बैंक कोलैटरल यूज कर रही है। लेकिन एमएसएफ के अंदर जो कोलैटरल यूज किया जा रहा है वो एसएलआर कोटे का हिस्सा है। अब वहां से अगर आप कोलैटरल यूज करोगे तो एसएलआर कोटे में गड़बड़ी हो रही है ना, इसलिए आपको पेनल्टी लगेगी। एंड दैट्स व्हाई एमएसएफ रेट इज हायर देन रेपो रेट। अंडरस्टूड? अब यहां पे अगर एसएलआर कोटे से आप ट्रेजरी बिल्स को इश्यू कर रहे हो और उस ट्रेजरी बिल से कर्जे ले रहे हो, तो यहां पे गड़बड़ी होने की संभावना काफी ज्यादा है ना। मान लो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप और कोलैटरल निकालते जाओगे एसएलआर कोटे से, जितनी भी ट्रेजरी बिल है सब ट्रेजरी बिल निकाल दो बाहर, और वहां से क्या कर दो, उन ट्रेजरी बिल्स के आधार पे आप क्या करो कि आरबीआई से कर्जे ले लो। अब इससे तो गड़बड़ और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ट्रेजरी बिल में फिर बहुत बड़ा शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाएगा। सो इसीलिए एमएसएफ ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड ट्रांजैक्शन। ये रेपो रेट की तरह अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं होते। रेपो रेट में कैसा है, आपके पास अगर ट्रेजरी बिल है तो आप लाओ और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करो, लेकिन एमएसएफ के अंदर जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। लिमिटेड कितने होते हैं वो? 2% तक, प्री डिटरमाइंड लिमिट ऑफ 2%। सो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 2% आपको एमएसएफ के अंदर मिलेगा। इस तरीके से एमएसएफ के अंदर लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, और एमएसएफ के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो कैसा? पिनल रेट होगा। अब देखो गाइस, अभी तक हम क्या देख रहे हैं? अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बस पॉलिसी रेट को बनाया गया है, रेपो रेट को, लेकिन उसी रेट के आधार पे हम एमएसएफ को भी चेंज होते हुए देख रहे हैं, हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को भी चेंज होते देख रहे हैं, हम रेपो रेट को भी चेंज होते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एंड एमएसएफ रेट को भी स्टडी किया। गाइस, नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सॉरी, नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। अभी सीआरआर होता क्या है इसको समझते हैं। ये एक रिजर्व है। हम लोगों ने प्रियम्बल के अंदर देखा था ना,
आरबीआई का जो हमने प्रियम्बल पढ़ा, मेंटेनिंग रिजर्व, ये प्रियम्बल के अंदर लिखा है ना, आरबीआई का एक काम क्या है, मेंटेनिंग रिजर्व। इस रिजर्व की बात कर रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये रिजर्व होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें समझनी है। पहले समझना पड़ता है लायबिलिटी क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी। किसी भी बैंक के अंदर एसेट यानी लोन, लायबिलिटी यानी डिपॉजिट। एसेट यानी वो चीजें जिनकी मदद से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, एसेट। जहां से आपको मुनाफा हो रहा है, जहां से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वो चीजें क्या है, एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जमीन खरीदी तो जमीन आपके लिए एसेट है, क्योंकि जमीन के ऊपर आपको रेंट मिलेगा। मान लो आपने घर खरीदा तो घर आपका एसेट है, क्योंकि घर के ऊपर आपको रेंट मिल सकता है। आप लोगों ने कोई मोबाइल खरीदा तो मोबाइल फोन आपके लिए एसेट है, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, आपके एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रही है वहां से। सो दीज आर एसेट्स। तो एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जहां से इनकम जनरेट हो रही है। जैसे बैंक के अंदर लोन एसेट होते हैं, क्योंकि ये जो कर्जे होते हैं, ये जो बैंक ऑफर कर रही है, उन कर्जों के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना सामने से। अब वो इंटरेस्ट रेट जब मिलेगा तो बैंक के पास कमाई होगी, तो इसीलिए लोन एसेट्स, जबकि डिपॉजिट्स लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी चीजें जहां पे आपका खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंडिचर, जहां पे आपके खर्चे होते हैं, तो वो चीज क्या है, लायबिलिटी। सो लायबिलिटी मतलब ये खर्चे वाली चीजें होती है। जैसे डिपॉजिट्स बैंक के अंदर, बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बैंक उन डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है सामने वाले पर्सन। जब बैंक उन डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, मतलब बैंक को खर्चा है, बैंक की जेब से वो पैसा जा रहा है। जब बैंक की जेब से वो पैसा जा रहा है तो डिपॉजिट्स क्या बन गई, बैंक के लिए लायबिलिटी बन गई। अब ये लायबिलिटी वाला पोर्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लायबिलिटी, जब भी लायबिलिटी बनती है तो लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप क्या बनाओगे, रिजर्व। whenever there is a liability you will create reserve to cover that liability। लायबिलिटी मतलब खर्चा है, तो खर्चे को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए ना, तो आप उस पैसे को जमा करके रखोगे तो वो रिजर्व बन जाएगा आपके लिए। क्या बन जाएगा, रिजर्व। जैसे मान लो कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे घर से बाहर पढ़ रहे होगी, घर से दूर आके, तो घर से आपको पॉकेट मनी मिल रही होगी, 5,000, 10,000, 15,000, कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिल रही होगी। अब उस पॉकेट मनी के अंदर आपके सारे खर्चे सेट है, फिक्स्ड है, कि आपके घर का रेंट होगा, मेस का खर्चा होगा, फिर आपका स्टेशनरी होगा, फिर आपका नाश्ते का खर्चा होगा, चाय का खर्चा होगा, ये कुछ खर्चे सेट हो गया आपके। अब आपकी एग्जाम भी आती रहती है, आपकी एग्जाम की फी होती है 1,000 रुपए। मान लो आपको 2 फॉर्म फिलअप करने एक महीने में, तो 2,000 रुपए का खर्चा लगेगा आपको वहां पे। मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आपके कट टू कट जो बजट है उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करोगे और एक छोटा सा फंड बनाओगे कि वो 2,000 रुपए आपको खर्चा करना है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब। तो आपने जो पहले 2,000 रुपए बचा के रखे हैं, बाय लुकिंग एट योर एक्सपेंडिचर, तो वो जो 2,000 रुपए बचा है वो क्या है, रिजर्व है। तो 2,000 रुपए जो आपने बचाए वो क्या है, रिजर्व है। अब ये जो 2,000 रुपए आपने रिजर्व बनाए हैं, ये 2,000 रुपए क्यों बनाए, क्योंकि आपको सामने मतलब आगे जाके 2,000 रुपए का खर्चा है। सो खर्चे को देख के आपने रिजर्व बनाया, मतलब लायबिलिटी को देख के आपने रिजर्व को बनाया। जब भी बैंक में लायबिलिटी जनरेट होगी तब बैंक में एक रिजर्व बनाया जाए। सो व्हेनेवर देयर इज अ लायबिलिटी देयर इज अ रिजर्व। अब बैंक के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, तो बैंक के अंदर लायबिलिटी होती है डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स लोगों ने बैंक को दिए हैं, मतलब ये बैंक का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। लोगों ने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मान लो मैं अगर एफडी कर रहा हूं तो एफडी 5 साल की होती है, 5 इयर्स। तो 5 साल की एफडी जो होगी ना, तो 5 साल के लिए मैंने वो बैंक में पैसा दिया है, 5 साल के बाद मैं बैंक में जाऊंगा उस पैसे को वापस लेने के लिए, और साथ ही बैंक से इंटरेस्ट भी लूंगा। इस तरीके से
एफडी का पैसा 5 साल के बाद विड्रॉ करने के लिए सामने वाला पर्सन आएगा, तब बैंक के पास इस लायबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब ये जो पैसा विड्रॉ करने के लिए आ रहा है पर्सन, उस पर्सन को देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अब वो जो कुछ तो है वो रिजर्व से निकलेगा, इसलिए बैंक में रिजर्व बनाए जाते हैं, और उसमें जो सबसे पहला रिजर्व बनता है वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो सीआरआर ये 3 से 15% के बीच में बनता है। जो भी सीआरआर बनेगा वो एनडीटीएल के आधार पे बनेगा। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब ये टोटल डिपॉजिट्स है। ये क्या है बैंक के अंदर? टोटल डिपॉजिट्स है। अगर बैंक में 1000 रुपए के डिपॉजिट्स आ रहे, 1000 रुपीज की डिपॉजिट्स आ रहे, तो बैंक, किसी भी बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा 3 to 15% के बीच में, जो आरबीआई कहेगा। जैसे अभी के लिए आरबीआई ने 4.5% कहा है, सो 1000 रुपए का 4.5% मतलब 45 रुपीज। सो एवरी बैंक नीड टू मेंटेन 45 रुपीज फॉर दैट 1000 रुपए डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। अब हमारी बैंक को 1000 रुपए के ऊपर 45 रुपीज का सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जो सीआरआर होगा ये कैश के फॉर्म में होगा। यहाँ पे लिखा है ना कैश, ये कैसे फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में होगा। और ये सीआरआर कहाँ पे रखा जाएगा? ये सीआरआर रखा जाएगा आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। मतलब ये जो 4.5, ये जो 45 रुपीज है ये आप आरबीआई में डिपॉजिट करोगे, और जब ये 45 रुपीज आप आरबीआई में दोगे तो वो कैश के ही फॉर्म में दोगे, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो विदाउट इंटरेस्ट रेट ये पैसा, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं रख रहे आप, बेसिकली आप यहाँ पे रिजर्व मेंटेन कर रहे हो। इट्स नॉट अ डिपॉजिट, इट्स अ रिजर्व मेंटेन बाय आरबीआई फॉर द बैंक्स। इस तरीके से सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो लायबिलिटी को मैच करने के लिए सीआरआर बनाया जाता है। तो सीआरआर रेफर्स टू द सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी कहा ना मैंने एनडीटीएल, that commercial banks have to maintain with RBI। RBI में देना पड़ेगा at all time, मतलब डेली बेसिस पे। In India, CRR remains between 3 to 15% by law। कौन सा लॉ? RBI Act 1934। So RBI Act 1934 में इस CRR SLR को कितना मेंटेन रखना है, तो ये 3 to 15% की लोअर टू मैक्सिमम लिमिट कही गई है। अब ये कितना रखा जाएगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। जैसे आरबीआई ने अभी डिसाइड किया 4.5%। तो दिस इज योर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सो गाइस, दिस सीआरआर इज वेरी वेरी क्रूशियल इनटू द बैंक्स। ठीक है, सो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एसएलआर है, देन आपके ओएमओ ऑपरेशन से और भी सारी चीजें बाकी हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।